हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का एक बार फिर से मनोज स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना? चलिए, हम आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं पोषण का दूसरा भाग। ठीक है, हमने पोषण का पहला भाग आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े हो ना उसको? देखिए, अगर पहला पार्ट आपने देखा होगा तभी आपको दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम इंटरेस्टिंग और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलते हम शुरुआत करते हैं। पहले हमको क्या पढ़ना है? पोषण के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब है कि ऐसा जीव या ऐसा पौधा जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है या प्रकाश के द्वारा ही अपना भोजन वो बना पाता है, वही क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफिनीशन भी लिखा है कि क्या है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो आपको पता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीम का पौधा, आम का पौधा, अमरबेल का पौधा, ये सब क्या है? सॉरी, अमरबेल नहीं, अमरबेल तो अलग अपवाद है एक, वो बताएंगे आगे अभी इसी में। ठीक है, तो जैसे आम का पौधा देखा होगा, आम के पौधे पे क्या होता है? पत्तियों पे प्रकाश पड़ता है, हम CO2 छोड़ते हैं, CO2 वातावरण में जाता है और वो पत्तियों के अंदर में रंध्र होता है। ठीक है, प्रकाश उस रंध्र के माध्यम से पत्तियों के अंदर पहुंचता है और वहाँ भी CO2 भी पहुँचती है। तो वो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, जो कि वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब और आगे हम बताते हैं आप लोग को। अगला क्या है? विषमपोषी पोषण। यानी कि मुख्यतः 2 ही प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषी, एक विषमपोषी यानी परपोषी जिसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी पहले डिफिनीशन देख लेते हैं क्या कह रही है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या होते हैं? कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं, कुछ जीव मृतोपजीवी जीव आते हैं, है ना? अभी हम आपको बताएंगे ये सब कैसे होते हैं। जैसे शाकाहारी में आप लोग जानते हैं बकरी हुआ जो केवल घास को खाए, जिससे बकरी हुआ, घोड़ा हुआ, ठीक है, खरगोश हुआ, ये सब क्या है? शाकाहारी। मांसाहारी में आपको पता है कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, शेर हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी में मतलब जो मांस भी खाए और क्या खाए? नॉर्मल से और भी अन्य चीज़ खा ले, तो सर्वाहारी। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? घास फूसा भी, यानी जो आप लोगों ने देखा होगा पालक वगैरह खाते हैं, है ना? यानी कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है। मृतोपजीवी मतलब जो जीव मर जाए उससे अपना भोजन करे, प्राप्त करे, उसे क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम पूरा अच्छे से और आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ हमको पढ़ना है विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो विषमपोषी जो पोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो पहला क्या है? प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण, और 2 हैं आगे, हम अभी आगे उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है इनको पहले पढ़ लेते हैं। वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणिसंभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा, कुत्ता,
ठीक है। बकरी हुआ, शेर, मानव, ये सब क्या है, प्राण संभोजी के अंतर्गत आते हैं। देखो यहाँ एक चीज़ लिखा है, आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करना, ठोस या तरल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ हम ठोस खाते हैं, जैसे रोटी है, हम लोग रोटी ठोस होती है ना, लेकिन दाल जो है वो क्या है, तरल। यानी हम जो अपना न्यूट्रिशन पोषण के लिए ठोस या द्रव दोनों अवस्था में हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है। तो इसमें देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, बाकी कुत्ता, बकरी, शेर, मानव आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। तो यहाँ अमीबा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये रहा अमीबा का चित्र। हम आप लोग को अब आगे से जो पढ़ाने वाले हैं, टोटल चित्र के माध्यम से जितना भी हो सकेगा मैं चित्र को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। आप लोग बस केवल धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकेगा मैं उतना आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, अमीबा का चित्र है। अमीबा के ये जो आगे सबसे बड़ा वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं हम, आभासी पाद कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, आभासी पाद कहते हैं। और ये जो भाग हैं, यानी जो अंदर वाला झुका होता भाग, यानी इसके क्या कहते हैं, बहिर्द्रव्य, ठीक है। यहाँ लिखा है नाम, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। क्या नाम है इसका, बहिर्द्रव्य है। और ये क्या है, अंतःद्रव्य, यानी जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन जो बनी है, ये वाटर लाइन के अंदर में जो द्रव्य भरा है उसे क्या कहा गया है, बहिर्द्रव्य। लेकिन जो इसके अंदर में यहाँ द्रव्य भरा गया है उसे क्या कहेंगे, अंतःद्रव्य। और ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, फेसीय द्रव्य कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये देखिए जो छोटे छोटे नोड दिख रहे हैं, यानी बिंदु दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ भी हैं। तो इन बिंदु को क्या कहा गया, जल गोलिका कहा गया, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है, जल का भराव होता है। और ये वाला आपको पता है, जो बड़ा वाला नीला वाला दिख रहा है, यही क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसको हम पूरा अच्छे से साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। चलिए और आगे हम अब देखते हैं, आगे क्या है, परजीवी। आप लोग परजीवी के बारे में तो कुछ न कुछ आप लोगों ने सुना ही हुआ। पर मतलब होता है पराया, जो पराये के ऊपर जीवित हो उसे क्या कहेंगे हम, परजीवी। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित रहकर एवं इन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। इनको मतलब मारते नहीं हैं, जहाँ ये रहते हैं उनको मारते नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चाहे उनको प्रभावित करें या कुछ भी करें, लेकिन वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ उनके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है, फीता कृमि है। दूसरा क्या है, अमरबेल है। तीसरा क्या है, जोंक। चौथा क्या है, खटमल है। आप लोगों ने जू यानी जुआ का नाम भी सुना होगा, इसी में अंतर आता है। तो चलिए एक एक को हम देखते हैं। ये पहले हम देखते हैं क्या है, फीता कृमि क्या है, ठीक है। ये रहा फीता कृमि का इमेज। अब फीता कृमि आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये जानते नहीं है कि फीता कृमि यही होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा सा बछड़ा होता है, या गाय का या भैंस का जो भी होता है, छोटा वाला बच्चा, जब वो 2-4 दिन का होता है तो दूध पीता ही है, उसके साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी खाना शुरू कर देता है। जब वो मिट्टी खाता है तो उसके पेट में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। वह कीड़ा जो है वो कौन होता है, यही फीता कृमि होते हैं। जैसे हम भी खाना खाते हैं, हमारे खाना में जो पाचन होता है, उस पाचन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो इन्हीं लोग का होता है, ठीक है। तो ये फीता कृमि हमारे लिए भी अच्छे काम है। देखिए हमारा अंदर से भोजन को खाते हैं, ये अपना पेट भरते हैं और हमारा वो पाचन हो जाता है, जो कि जाके आगे ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। और लेकिन ये कहीं कहीं हमको भी दिक्कतें करते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर की जो सिस्टम है उसको खाकर उसको गला देंगे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कि इसकी मात्रा भी ज़्यादा बढ़नी ना हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, अमरबेल के बारे में जानते हैं। यही रहा अमरबेल का पेड़, ठीक है। अमरबेल क्या होता है, ये पत्तियों के ऊपर धीरे धीरे जाता है और पत्तियों के ऊपर अच्छे से छा लेता है,
ठीक है। जब ये पत्तियों के ऊपर पूरा अच्छे से छा लेगा तो उस पेड़ को धीरे धीरे क्या करेगा, जो उसका न्यूट्रिशन है खुद ग्रहण करना शुरू करेगा। ठीक है। इनकी पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो स्वयं भोजन कर लेगा। नीचे से जो जल का अवशोषण यानी खनिज का अवशोषण होगा उसको भी ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है। तो अभी तो यहाँ देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, अभी आपको दिखाते हैं पूरा ये छा लेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा अच्छे से ढक लेगा। तो अब बताइए प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? क्योंकि जब पत्तियाँ खुली नहीं रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण होना असंभव है। ठीक है। तो अमरबेल का कहानी समझ में आ गया आपको? चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या है ये, आप लोग इसको देख रहे हैं ना, इसका नाम बताइए क्या है, जानते हैं तो कमेंट करिए। इसका नाम है जोंक। ठीक है। इसका नाम क्या है? जोंक है। अच्छा ये बताइए ये लोग किस सिर पे क्या कर रही हैं जोंक, है ना, इनके गाल पे क्या कर रही है और इनके सिर पे क्या कर रही है? आप लोग थोड़ा गेस कीजिए और हमको कमेंट में बताइए क्या है। देखिए ये काम क्या करती हैं, जैसे इनके सिर पे यहाँ छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके बहुत ढेर सारे फोड़े हो जाते होंगे, मतलब कितना भी ये दवा जल्दी से करवाते होंगे और ठीक नहीं होते होंगे। ऐसे मान लीजिए इनके सिर पे क्या है, बहुत ढेर सारे फोड़े निकल आए हैं। तो ये क्या करेंगे, लीच थेरेपी कराएंगे। ठीक है। लीच थेरेपी मतलब होता है, लीच मतलब होता है जोंक। ठीक है। तो आप जोंक को क्या करेंगे, ये लाएंगे और अब अपने सिर पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे, क्योंकि पता है जो क्या करती है वो ब्लड चूसती है। तो जहाँ जहाँ इनको मवाद, क्योंकि ये जहाँ जहाँ दाने ऐसे पड़े रहेंगे उस पर क्या रहेगी, मवाद रहेगी। तो उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है। ग्रहण यानी कि इसको चूसेंगे और इतना अंदर तक ये चूस लेते हैं जो है यहाँ मवाद जहाँ से बनती है उसकी जड़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो क्योंकि जब जड़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर यहाँ दोबारा उगना क्या है, उनको मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि इतना समझ लो कि ये हमारे लिए इस समय ये दवा का काम कर रही है ना, यानी हमारे ब्लड को खा रही है, लेकिन यहाँ हमको खाकर हमको बचाने की भी कोशिश कर रही है। ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया ना। अब इनको देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग के पिंपल्स बहुत निकलते हैं, जैसे इनको देखिए ढेर सारे पिंपल्स निकल गए हैं। ठीक है। इनको क्या है, ऐसे ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि ढेर सारे पिंपल्स निकल जाते हैं। तो ये पिंपल्स क्या करेंगे, आपको बहुत दर्द करता होगा, देखा होगा काफ़ी लोग को बहुत दर्द करते होंगे। तो ये भी क्या करेंगे, लीच थेरेपी करवाएंगी, अपने चेहरे के ऊपर लाके जोंक को छोड़ देंगी। और जहाँ जोंक, क्योंकि ये जहाँ भी मुहासा होते हैं या जिसे मूसा भी कहते हैं, तो यहाँ की चमड़ियाँ हल्की हो जाती हैं, यानी स्किन यहाँ की हल्की रहेगी। तो ये क्या करेगी, जोंक जाके उस पर जैसे पकड़ेगी तुरंत उसको ब्लड आना शुरू हो जाएगा, यानी उसको तुरंत ब्लड क्या होने लगेगा, मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ब्लड मिलेगा तैसे ये अपना भोजन करना शुरू कर देगी। फिर यहाँ भी वही काम करेगी, ये अच्छे से चूस लेती है और पूरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये भी इसका अच्छा काम है, अच्छा खासा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप लोग को भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो करवा सकते हैं। वैसे भी ये महिला हैं, पता नहीं कहाँ जो के भरोसे हैं, जबकि इनको चाहिए था कि अच्छे से अच्छे ब्यूटिशियन में अपना जाके चेकअप करवाएं, हो सकती है कि कोई अच्छी सी क्रीम मिल जाए। ठीक है। ये महिला लोग को ही आइडिया है, मुझे इतना जानकारी नहीं है। ठीक है। तो फिर भी हाल आप लोग भी ऐसे करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे हमारा खटमल के बारे में। ठीक है। अगला क्या है, खटमल है। खटमल आप लोगों ने देखा ही होगा, देख रहे हैं कितना खतरनाक है। जब ये आप लोगों ने देखा होगा कि खाट पे जब हम रात में लेटते हैं तो उस चीज़ के बाद जो होता है उसी में छिप के बैठे होते हैं और ये आकर हमको काटते हैं, नहीं हमारे शरीर का ब्लड लेकर ये भी अपना भोजन को बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे ऊपर ही आश्रित हैं। तो ये क्या हैं, परजीवी हैं। ठीक है। क्या बात है, यही फोटो बार बार आ जा रहा है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं। आगे है तीसरा है मृतोपजीवी जीव। ठीक है। मृतोपजीवी क्या है, इनको देखते हैं। वे जीव जो मृत, थोड़ा पेन को हम पतला कर लेते हैं। ठीक है। पेन बहुत मोटा हो गया था क्योंकि वहाँ हमको पिंपल्स बनाना था। चलिए यहाँ देखते हैं कि वे जीव जो मृत जीवन से अपना
भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवन से मतलब यहाँ है कि मृत जो जीव होते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये मृतोपजीवी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल तत्वों में अपघटित कर देते हैं। ठीक है, जो आपको पता है पूरी शरीर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कभी कुत्ता उत्ता जब मर जाता है, या कुत्ता के मरने से पहले ही देखिए, जब कुत्ते के कान वान पे जब कोई कुत्ता दूसरा काट लेता है तो कान पे बहुत से कीटाणु देखिए बिलबिलाते रहते हैं, है ना। तो वह क्या होता है, वैसे ही जब वो मर जाते हैं, कुत्ते पूरा मर जाएंगे तो उनके शरीर पे वैसे छोटे छोटे कीटाणु पूरा छा जाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी मांस को धीरे धीरे खाकर उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार कह सकते हैं कि जो मृतोपजीवी जीव होते हैं ये पर्यावरण को शुद्ध रखने का भी काम करते हैं। सोच लो, अगर जिधर कुत्ता मरा रहेगा उधर जाने की हिम्मत रहेगी, कोई नहीं जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ कुछ देखिए, अभी हम यहाँ आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि लगभग हम जो हमारे लिए फ़ायदे की बात है वहाँ थोड़ा देख रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसान की भी है उसकी दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसमें जो है, जो कवक है ये हमारे लिए कोई लाभकारी है कि नहीं है, जीवाणु क्या होता है, ईस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं इमेज किसकी है, ये है कवक। ठीक है, ये किसका है, कवक का। आप लोगों ने कवक देखा होगा। आप लोग इस समय बारिश का समय आ रहा है, तो जब आप पेड़ के पास जाओगे तो पेड़ के ऊपर देखिएगा चिप्स की तरह ऐसे छोटी छोटी उसमें ऐसी संरचना पाई जाएगी, है ना। वही क्या है, ये कवक है। यहाँ भी देख रहे हो यही सब क्या है, ये कवक है, जिसको गांव में आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार से कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, वो भी इसी टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा है, जैसे जैसे ये होंगी इनके अंदर में रिप्रोडक्शन क्षमता बहुत अधिक होती है, फिर धीरे धीरे अपनी संख्या को बहुत बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ इस वाले पेड़ में बहुत ढेर सारी संख्या हो गई इनकी। ठीक है, इनकी संख्या यहाँ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या है, कवक। और एक कवक को देखा होगा आप लोगों ने, काई भी क्या है, कवक है। तो और कवक से ही सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई थी, वो क्या थी, पेनिसिलिन। ठीक है, किसने खोजा था, अलेक्जेंडर ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। आगे आपको पढ़ना है, ये क्या है, आप लोग बताइए ये क्या है, ये है जीवाणु। तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ याद नोट करना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो जीवाणु है इसके आगे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी संरचना में आगे ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसको आप लोग जानते हो क्या है, इसे कहते हैं सिलिया। इसे क्या कहेंगे हम, सिलिया कहते हैं। और जो इसके पीछे ये पूंछ निकली है, इसको हम क्या कहेंगे, फेजला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीवाणु होते हैं वो गति कैसे करते हैं, यानी किसके द्वारा करते हैं, तो सिलिया और फेजला के द्वारा वो गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन और, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछना होगा, तो पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक जीव गति किससे या किसके द्वारा करते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि सिलिया और फेजला के द्वारा गति करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जीवाणु है। और आगे हम देखते हैं, लास्ट में आपको यहाँ देखना है ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, ईस्ट है। तो अब यहाँ ईस्ट की भी थोड़ा सी कहानी समझ लो क्या होता है। आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, जो हलवाई होते हैं जिनको मिठाई बनाने का अनुभव होता है उन्हें हलवाई कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जलेबी को बनाना होता है तो शाम को मैदा घोलते हैं और मैदा घोलकर इस पाउडर को डालते हैं। ठीक है, मैदा को घोलकर इस पाउडर को डालते हैं। अभी ये क्या है, कैसे इसको समझाते हैं। जब ये इसके अंदर में जो है वो ईस्ट है, यानी एक प्रकार से कवक का ही ईस्ट बनाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये जब बाहर होते हैं, यानी इस डिब्बे में पैक हैं, तो ये समझ लो क्या है, मृत अवस्था में है। ठीक है, ये अभी कुछ काम नहीं करेंगे। जैसे हम इसको डालेंगे उसमें, और ये समझ लीजिए जीवित कहाँ होंगे, तो नमी में। इसको आप लोग हमेशा नोट करके रखिएगा दिमाग में, ये कहाँ जीवित होते हैं, नमी में। ठीक है, जैसे ये नमी पाएंगे तैसे जीवित हो जाते हैं। तो हम जब इनको मैदा में डालते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं। और जीवित हो जाएंगे तो फिर मैदा में खाना शुरू करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे
और रात भर ये क्या करेंगे, मैदा को खा खा कर इसको फुला देंगे। ठीक है, इसको खाएंगे तो वो पीछे मैदा क्या हो जाएगा, फूलते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो और इनका काम क्या है, दूसरा उसको हल्का से अम्लीय पर कर देना। जब ये ईस्ट डाला जाता है तो हल्का से वो अम्लीयपन यानी खट्टा सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ईस्ट क्या करेगा, वहाँ खट्टा कर देगा। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब सुबह जलेबी बनाएंगे वो लोग तो कैसा लगेगा, खट्टा। ठीक है, और डबल रोटी में भी यही प्रोसेस होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो और आगे हम बात करते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होता है, या स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। आपको नाम को समझना है कि विषमपोषी कहे या परपोषी कहे, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक एक करके हम समझ लेते हैं क्या है। तो स्वपोषी पहले पढ़ लेते हैं। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से करते हैं, इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, यानी ये हरे पौधे से ही आपको पता है। यहाँ अंतर को आपको पढ़ लेना है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही दिया है। ठीक है, तो अगला है, इस पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है, यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, नीला हरा शैवाल होता है। इसको भी बता देंगे आगे हम, जैसे जैसे जो टॉपिक मिलता जाएगा मैं उसको डिटेल में आपको बताते चलूँगा। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद हम आपको पाचन पढ़ाने वाले हैं। तो पाचन आप इतना अच्छे से समझना है आपको पाचन को कि ज़िंदगी में दोबारा पाचन को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, हम हल्का से आप विषमपोषी की भी बात कर लेते हैं। इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, मृतोपजीवी जीव हैं। तो आपको यहाँ अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं ताकि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ हम क्लास को अब विराम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अब आपको नया क्लास लेकर अगले दिन जब मिलेंगे तो हम आपको पाचन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको पाचन, अब आपको प्रकाश संश्लेषण का एक दिन हम अलग से सेशन लेकर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पूरा अच्छे से समझा देंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और कैसा लगा इसको कमेंट में करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमको भी एक हौसला मिले। ठीक है, चलिए, जय हिंद।